हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टारगेट ऑफ होम साइंस एकेडमी। तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जो लोग भी ऑनलाइन है अभी, आप लोग प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, पॉसिबल हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिनन। तो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था, कॉटन पे बात किया था। हमारा क्या टॉपिक था? कॉटन। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लिनन। तो आज हम लोग बात करेंगे लिनन के ऊपर। ठीक है, लिनन कैसा आपका फाइबर है? लिनन एक ऐसा फाइबर है आपका जो कि आपकी वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है, जो आपकी वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला एक स्टेपल फाइबर है, जो सबसे लंबा रेशा होता है। ये आपका वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला रेशा होता है। इसे हम कहां से प्राप्त करते हैं? लिनन की जो प्राप्ति होती है वो आपका, इससे पहले जो हमने कपास के बारे में आपको बताया था, तो कपास का जो आपका फाइबर होता था, कपास आपको कहां से मिलता था? कपास का आपको उसके बीजों के द्वारा आपको कपास का फाइबर प्राप्त होता था। बट आपका जो लिनन होता है, लिनन कहां से प्राप्त होता है? लिनन आपको सन नामक एक पौधा होता है, उसके तने से प्राप्त होता है। मैं आपको इसको डिस्प्ले करूंगी। इसका जो आपका पौधा होता है ये कैसा होता है, एंड इसमें किस तरीके से तने को कैसे सुखाया जाता है, उसे किस तरीके से गलाया जाता है, यानी उसके निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जो उसके प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यह एक आपका सेलुलोजिक रेशा होता है। या कैसा रेशा होता है? यह एक सेलुलोजिक रेशा होता है। अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा देखें, तो अगर हिस्ट्री के बारे में देखा जाए तो मानव सभ्यता का यह सबसे पहला रेशा होता है। मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे पहला रेशा होता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? लिनन को हम यूसीटेडेशियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? यूसीटेडेशियम। देखिए, हम आपको एक बार डिस्प्ले कर रहे हैं। ये आपका क्या है? ये आपका कपास की खेती है। ये क्या है? ये आपका कपास की खेती है। जो आपका कपास प्राप्त होता है, कपास की खेती कुछ इस तरह से होती है। ये अभी बिल्कुल भी मतलब हरी भरी खेती है। ठीक है, इसमें बीज डाल दिया गया है। बीज के बाद क्या है कि ये पौधे उग गए हैं। पौधे उगने के बाद इसमें क्या है कि बिल्कुल अभी हरे भरे खेत हैं। हरे भरे खेत में ये पूरा आपको इस टाइप से दिख रहा है। इसके बाद क्या होता है, ये देखिए, जो आपका कपास मतलब तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद उसका रंग किस तरीके से होता है? उसका रंग देखिए इस तरीके से होता है। इसमें एक फूल होता है, जो फूल ये पक जाता है, फूल पक के गिरने लग जाता है, और कपास के जो तने होते हैं उसका कलर बिल्कुल टेक्सचर एकदम चेंज हो जाता है। देखिए, इसमें बिल्कुल उसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए आप, जब आपका कपास पूरी तरह से फूल गया, कपास में जो फूल आए वो फूल सूख के गिरने लग गए, और कपास का पौधा थोड़ा थोड़ा पक जाता है। पकने के बाद क्या करते हैं, उसे हम जड़ सहित उसे उखाड़ लिया जाता है। जड़ से, ये देखिए यहाँ पे जड़ से उखाड़ा जा रहा है। इसे पूरा जड़ से उखाड़ लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद देखिए, ये आपका हरा कपास है। ठीक है, जब आपने जड़ को उससे उखाड़ लिया है, जड़ से उसको उखाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम गलाने का प्रोसेस करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? सड़ाने और गलाने का प्रोसेस करते हैं। उसमें जहाँ पे इकट्ठा पानी जहाँ पे इकट्ठा होता है, इकट्ठा पानी में हम उसको डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के लिए उसमें छोड़ दिया जाता है। आगे मैं इसमें बताऊंगी किस तरीके से इसका निर्माण का प्रोसेस होता है। इसमें कई तरह के निर्माण होते हैं, लेकिन कॉमन आपका गलाने का ही प्रोसेस होता है। इसके अलावा भी एक यांत्रिक विधि से गलाने का प्रोसेस होता है, लेकिन मैनुअली जो होता है, मैनुअली इसमें क्या किया जाता है, गड्ढे में किसी एकत्र पानी में उसको रख दिया जाता है। 2-3 दिन तक वो उसमें फूलता है। फूलने के बाद थोड़ा सा उसमें रेशे फिर अलग अलग हो जाते हैं। फिर उसको हटा के सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद क्या होता है कि उससे हमें रेशों की प्राप्ति हो जाती है। जब हमें रेशे मिल जाते हैं तो रेशे देखिए आपका बाइंडिंग किया गया है। इस तरीके से पूरा एक रॉड में पूरा लपेट लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका थोड़ा सा, जिसे आपने देख लिया है। हाँ, ये देखिए, इस तरीके से क्या किया जाता है, इसको रोल कर दिया जाता है। ऐठन की प्रक्रिया इस तरीके, जितना इसको ऐठा जाएगा उतना ही रेशा क्या होता है, मजबूत होता है। जब मान लीजिए कोई ऐसा कपड़ा होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, बहुत ही मतलब देखने में तो बहुत ही चमकदार लगते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं अंदर से, मतलब बहुत ही जल्दी उसमें कोई ताकत नहीं होती, वो बहुत ही अंदर से बिल्कुल हल्का होता है। जितना ही रेशा ऐठा होगा, जितना ही रेशा उसमें जितनी मतलब ऐठन की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, वो रेशे आपके उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, हाँ, ये देखिए, लिनन का जो वस्त्र होता है, लिनन का वस्त्र इस तरीके से होता है कुछ।
लिनन का जो वस्त्र होता है ये इस तरीके से होता है। पहले क्या था ना, पहले राजाओं महाराजाओं के द्वारा इसका उपयोग किया जाता था। लिनन का वस्त्र मतलब अगर इसको मानव सभ्यता के विकास में थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके अगर देखेंगे तो ये बहुत ही उत्तम कोटि का, बहुत ही उच्च कोटि का रेशा माना जाता है। आज भी यह अपने आप में विश्वविख्यात रेशा है, आज भी अपने आप में बहुत ही विश्वविख्यात, बहुत ही कीमती, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा रेशा है। ये बहुत ही मतलब लंबा रेशा होता है, सारे रेशों में सबसे अच्छा रेशा माना जाता है ये। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे हैं किस पे, लिनन पे। क्या है हमारा, एक सेकेंड कलर चेंज कर देते हैं। क्या है हमारा, लिनन। या वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला, या वनस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला सेकेंड नंबर रेशा है, दूसरा रेशा। इसके पहले हमने कपास पे बात किया था, दूसरा आपका लिनन है जो आपके वनस्पतिक वेजिटेबल फाइबर माने जाते हैं। ठीक है, इसे हम वेजिटेबल फाइबर के नाम से जानते हैं। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो क्या होता है, यूसी टेरेशियम होता है। यूसी टेरेशियम, इसका वानस्पतिक नाम यूसी टेरेशियम है। इसका वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है, यूसी टेरेशियम। क्या है, यूसी टेरेशियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको हाइड कर लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संगठन होता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संगठन होता है। इसमें भी आपका कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संगठन होता है। हाइड्रोजन का संगठन होता है। देखिए इसमें जो आपका सेल्यूलोज होता है, इसमें जो आपका सेल्यूलोज होता है वो आपका कपास से 5% कम होता है। आपका कपास से, ये आपका कपास से 5% कम होता है। अर्थात आपका कपास में कितना था, कपास में आपका 80% सेल्यूलोज था। कितना था, 80% सेल्यूलोज था। तो इसमें आपका कितना होगा, इसमें आपका 75% होगा। इसमें आपका 75% सेल्यूलोज होता है। ठीक है, अगर इसके जन्मदाता के बारे में बात करें तो इसके जन्मदाता किसे माना गया है, इसके जन्मदाता मिस्र जी को माना गया है। इसके जन्मदाता, इसके जन्मदाता हैं, जन्मदाता मिस्र जी को माना गया है। ओके, जिन्हें हम लैंड ऑफ लिनन के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ लिनन के नाम से जानते हैं। ठीक, थोड़ा सा बात करते हैं हम लिनन की विशेषताओं के बारे में। लिनन की विशेषताएं, लिनन की विशेषताएं।
देखिए लिनन का जो विशेषताएं होती है ना, इसमें मुख्यतः दो विशेषताएं पाई जाती हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है रासायनिक। पहला क्या होता है आपका भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे। रेशे की लंबाई कितनी होती है? लिनन का जो आपका रेशा होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? लिनन की रेशे की लंबाई प्रायः, लिनन की रेशे की लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 12 से 20 इंच लंबा होता है। 12 से 20 इंच लंबा होता है। 12 से 20 इंच तक लंबा होता है। ठीक है। इसमें लोचशीलता अगर देखें, इसकी लोचशीलता के बारे में देखें, दूसरा आपका लोचशीलता। इसमें लोचशीलता का अभाव होता है। ठीक है, इसमें लोचशीलता नहीं पाई जाती। इसमें कपास में आपका लोचशीलता पाई जाती है, बट इसमें आपकी लोचशीलता नहीं पाई जाती। लोचशीलता का क्या है? लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। लोचशीलता का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें प्रतिस्कंधता, इलास्टिसिटी एंड आपके रेजिलेंसी। आपका प्रतिस्कंधता के बारे में अगर देखें तो इसमें लिनन का रेशा तुलनात्मक रूप से कड़ा रेशा होता है, इसमें अल्प प्रतिस्कंधता पाया जाता है। लिनन का रेशा, यह रेशा कैसा होता है? यह रेशा थोड़ा सा कड़ा होता है। रेशा थोड़ा कड़ा होता है, कड़े कपड़े में होते हैं, कड़ा होता है, कड़ा तथा प्रतिस्कंधता पाया जाता है, अल्प प्रतिस्कंधता पाया जाता है। कैसा है आपका? इसमें आपकी इलास्टिसिटी और रिजिलियंसी बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, हल्की मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका आता है, इसके बाद क्या है आपका अवशोषकता। इसमें क्या है? अगर इसको हम अवशोषकता की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें अवशोषकता की दृष्टि से देखने पर कपास के वस्त्र में भी अधिक उपयुक्त वस्त्र लगता है। यह शीघ्रता से नमी को सोख लेता है। क्या है आपका? यह शीघ्रता से नमी को सोख लेता है। यह शीघ्रता से नमी को सोख लेता है। इसमें अवशोषक क्षमता काफी अच्छी होती है। इसमें क्या है? अवशोषक क्षमता काफी अच्छी होती है। यह शीघ्रता से नमी को सोख लेता है। नमी को सोख लेता है, अर्थात इसमें नमी को सोखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक। तो ये रहे आपके कुछ भौतिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं में कौन कौन सी है?
इसकी लंबाई 12 से 20 इंच लंबा होता है तथा इसमें लोचशीलता का अभाव होता है, इसमें लोचशीलता नहीं होती है। यह रेशा थोड़ा सा कड़ा रेशा होता है, यह रेशा थोड़ा कड़ा होता है और इसमें प्रतिस्कंदता भी होता है। प्रतिस्कंदता की मात्रा मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन होती है बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें शीघ्रता से नमी को सोखने की क्षमता होती है, नमी को सोखने की क्षमता इसमें तेज होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं के बारे में। क्या है आपका रासायनिक विशेषताएं? रासायनिक विशेषताएं देखिए, इसमें क्या है, आपकी जो रासायनिक विशेषताएं हैं, इसकी कुछ रासायनिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें अम्ल का क्या प्रभाव है, इसमें क्षार का क्या प्रभाव है, विरंजकों का क्या प्रभाव पड़ता है, कीट और फफूंद का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके रासायनिक विशेषताओं में आते हैं। अम्ल, क्षार, विरंजक, कीट, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके बहुत रासायनिक विशेषताओं में पाए जाते हैं। देखिए, इसमें अम्ल का जो प्रभाव होता है, इसमें अम्ल का प्रभाव, सबसे पहले हम अम्ल का प्रभाव देखेंगे। अम्ल का इस पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इस रेशों पे अम्ल का क्या होता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अम्ल का बुरा प्रभाव होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षार की बात करें तो क्षार का लिनन के रेशे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका कोई अच्छा बुरा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इसको आप थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। मेरी राइटिंग ऐसे ही, इसके लिए मुझे भी बहुत डांट मिलते हैं। तो अगर समझ में आ रहा हो तो आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, नहीं तो हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अम्ल का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्षार का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड इसमें विरंजकों का जो प्रभाव होता है, विरंजकों का लिनन के रेशों पर विरंजकों की क्रिया कठिन होती है। लिनन के रेशों पर विरंजकों की क्रिया कठिन होती है। लिनन के रेशों पर विरंजकों की क्रिया कठिन होती है। क्या है, लिनन की रेशों पर विरंजकों की क्रिया कठिन होती है। हाँ, अब हम देखते हैं इसमें कीट और फफूंद का प्रभाव। देखिए, अगर इस पे कीट और फफूंद का प्रभाव देखेंगे तो इस पे कीट और फफूंद का प्रभाव बहुत ही आसानी से पड़ जाता है। कीट और फफूंद का प्रभाव, कीट और फफूंद, कीट तथा फफूंद बहुत ही आसानी से पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके लिनन की कुछ रासायनिक और भौतिक विशेषताएं। तो इसके बाद हम बात करते हैं
लिनन का जो रेशा प्राप्त होता है, लिनन का जो हमें रेशा प्राप्त होता है वो कैसे हमें प्राप्त होता है। लिनन के रेशों की प्राप्ति की हम थोड़ा सा इसकी प्राप्ति के बारे में देखेंगे। लिनन का रेशा हमें कैसे प्राप्त होता है, इसकी बुआई कैसे की जानी चाहिए, इसका जो मिट्टी होती है इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो कुछ हम थोड़ा सा कॉमन चीजों पे बात करेंगे। रेशों की प्राप्ति के बारे में, रेशों की प्राप्ति। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा रेशों की प्राप्ति के बारे में। सबसे पहले चीज तो आप ये जान लीजिए कि ये आपका रेशा क्या है। जो आपका रेशा है ये कैसा रेशा है, ये आपका स्टिपल फाइबर है। ये आपका स्टिपल फाइबर है जो कि आपका वेजिटेबल फाइबर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका वेजिटेबल फाइबर के नाम से जाना जाता है। इसे हम सेल्यूलोजिक रेशे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें सन नामक पौधे से प्राप्त होता है, पौधे के तने से प्राप्त होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी खेती के बारे में। जो इसकी खेती की जाती है उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसकी खेती की जलवायु। देखिए इसकी जो जलवायु होती है, इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए, इसकी जलवायु बिल्कुल नम होनी चाहिए, नमी वाला होना चाहिए, नमी तथा आर्द्र होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नमी तथा आर्द्र होनी चाहिए। इसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी इसकी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी इसकी भुरभुरी होनी चाहिए। इसकी मिट्टी कैसी होती है, इसकी मिट्टी भुरभुरी होती है। एग्जाम में पूछा जाता है आपका, इसकी मिट्टी भुरभुरी होती है। देखिए इसमें जो आपकी बुआई होती है ना, बुआई आपका कब होता है, इसकी बुआई अप्रैल से मई माह के महीने में होता है। कब होता है, अप्रैल से मई माह के महीने में होता है। अप्रैल से मई माह के महीने में की जाती है। साथ ही यह अगस्त में तैयार हो जाता है। कब तैयार होता है, यह अगस्त में तैयार भी हो जाता है। अगस्त में तैयार हो जाता है। मैंने दिखाया था इससे पहले आपको डिस्प्ले शो किया था किस तरीके से इसका जो फसल होता है वो कैसा होता है, मैंने इससे पहले ही आपको डिस्प्ले कर दिया था। एंड इसके बाद आपका आता है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो आपका फूल होता है, इसका फूल कैसा होता है। इसमें आपके 3 टाइप्स के फूल पाए जाते हैं। 3 टाइप्स के फूल होते हैं। एक आपका नीला फूल होता है, इसमें आपके जो फूल इसमें जो आपके फूल होते हैं, फूल इसमें आपके 2 टाइप्स से होते हैं। एक होता है आपका नीला फूल, एक होता है आपका सफेद। एक होता है आपका नीला और दूसरा आपका कैसा होता है, सफेद होता है। जो आपका नीला फूल होता है, जो आपका नीला फूल वाला तना होता है, नीले फूल वाले जो पौधे होते हैं, उससे क्या होता है, उससे आपकी उत्तम कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। नीले फूल से क्या होता है, उत्तम कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं, उत्तम कोटि के। ठीक, नेक्स्ट आपका जो सफेद फूल होता है, सफेद फूल का जो तना होता है
ये आपका सफेद फूल क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी मिट्टी होती है ना, मिट्टी जब आपकी अच्छी नहीं होगी, वहां की जलवायु जब आपकी अच्छी नहीं होती है, तो उससे क्या होता है, उससे फूल अच्छा नहीं होता है, पौधा भी अच्छा नहीं होता है। जब आपका पौधा नहीं अच्छा होगा तो फूल भी नहीं अच्छा होगा। उसके बाद जब आप तने को उखाड़ते हैं, उसको रेशों के रूप में ले आते हैं, तो उससे जो आपका रेशा प्राप्त होता है, वो रेशा भी आपका अच्छा नहीं होता, वो भी आपका निम्न कोटि का रेशा होता है। कैसा होता है आपका? ये भी आपका निम्न कोटि का रेशा होता है। ये आपका निम्न कोटि का रेशा होता है। ठीक है, आई होप कितना समझ में आ गया होगा कि जिसमें आपके लिनन का जो पौधा होता है, लिनन के पौधे से जो आपके रेशे प्राप्त होते हैं, उसमें आपके टू टाइप्स के आपके फूल होते हैं। एक आपका नीला होता है, एक आपका सफेद होता है। जो आपका नीला फूल होता है उससे आपको उत्तम कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। जो आपका सफेद होता है उससे आपके निम्न कोटि के फूल रेशे प्राप्त होते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम बात करते हैं, जब आपका उसमें फूल आ गया और उसको उखाड़ लिया गया, तो उखाड़ने के बाद क्या किया जाता है? मैंने पहले बताया था, उखाड़ने के बाद उसको सड़ाने और गलाने की प्रक्रिया की जाती है। सड़ाने और गलाने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें हम गलाने की प्रक्रिया को अगर देखें तो पौधे को, इसमें फिर हम एक बार नोट डाउन कर देते हैं, पौधों तने को, बहुत बड़ा हो जा रहा है, क्या है आपका गलाने की प्रक्रिया। गलाने की प्रक्रिया, देखिए इसमें क्या होता है, पौधे के तने को हम जड़ से उखाड़ लेते हैं। जड़ से उखाड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको हम 3 से 4 दिन के लिए हम उसको पानी में रख देते हैं। पानी में जब रख देते हैं तो थोड़ा सा उसका जो आपका पौधा तना होता है वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। तना क्या होता है, थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उसको पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। पानी से बाहर निकाल के फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो तना सूख जाता है तो सूखने के बाद क्या करते हैं, सूखने के बाद फिर हम उस पर कुछ यांत्रिक विधि से उसकी परिसज्जाएं करते हैं। परिसज्जाओं के बाद फिर हमें रेशों की प्राप्ति हो जाती है। इसमें देखिए निर्माण की जो प्रक्रिया हम देखेंगे, अब जो हमने तने को सुखा लिया, सुखाने के बाद हम उसके निर्माण की प्रक्रिया कैसे करते हैं, इसमें हम बात करते हैं निर्माण की प्रक्रिया। हाँ, निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण प्रक्रिया, लिनन के रेशे के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसके निर्माण के लिए जो आपका लिनन का रेशा है, इसके निर्माण के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिसमें आपका स्टोरिंग की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है, आपका स्टोरिंग की प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम स्टोरिंग की प्रक्रिया करते हैं। स्टोरिंग अर्थात संग्रह करना। उसको इकट्ठा कर लिया जाता है। पहले हम पूरे तने को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद बंडल बना लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इसमें ब्रेकिंग की प्रक्रिया करते हैं, इसको तोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। ब्रेकिंग अर्थात आपका तोड़ने की क्रिया, तोड़ने की क्रिया। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं हम, फिर इसमें हम कॉम्बिंग की प्रक्रिया करते हैं। क्या होता है कॉम्बिंग की प्रक्रिया, मैंने दिखाया था उसमें आपको, उसको पूरा एक समांतर रेखा में लाया जाता है। कॉम्बिंग की प्रक्रिया, क्या है आपका संग्रह करना, अर्थात आपका ये होता है कंघी करना। क्या है आपका कंघी करना। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम इस पे कताई की प्रक्रिया करते हैं। क्या होती है कताई का प्रोसेस, स्पिनिंग।
क्या है आपका, ये कताई की प्रक्रिया है। कंघी कर लेने के बाद उसको हम एक समांतर रेखा में अपने अनुसार फिर उस पर कताई का प्रोसेस करते हैं। कताई के बाद हम क्या करते हैं, फिर इसमें वेविंग की प्रक्रिया करते हैं। क्या होता है, वेविंग। वेविंग अर्थात आपका ये बुनाई की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद फिर हम टाई एंड डाई का प्रोसेस करते हैं। डाइंग एंड प्रिंटिंग का प्रोसेस। डाइंग एंड प्रिंटिंग का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ आपके निर्माण की प्रक्रिया। तो आप इसको एज इट इज ऐसे ही देख लीजिएगा। इसमें कुछ और भी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ और भी प्रोसेस होते हैं जो छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, लेकिन उसको बहुत ही ज्यादा डीप में समझने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यही होते हैं जो आपके प्रोसेस होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, कुछ स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछे जाते हैं। तो यही स्टेप होते हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं। बस इतना ही आप एज इट इज इसको याद करिएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे ज्यादा कुछ भी आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये रहे आपके। अब थोड़ा सा हम इसको समरअप कर लेते हैं। हाँ, तो हमने बात किया था लिनन के बारे में। लिनन को हम किस नाम से जानते हैं, लिनन को हम यूसी टेडिशियम के नाम से जानते हैं। लिनन को हम यूसी टेडिशियम के नाम से जानते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है लिनन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, तो उस पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। यह एक आपका सेलुलोजिक फाइबर होता है। इसमें जो आपका संगठन होता है, संगठन इसमें 75% सेलुलोज होता है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।